लोग ये समझते हैं कि ईज ऑफ सेइंग जय श्री राम में योगी जी का बहुत योगदान है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश जब दूसरे नंबर पर आता है तो लोग आपकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बारे में, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि एक आस्था पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी इकोनॉमिक इश्यूज को सोच नहीं सकता, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, आपको इस नज़रिए से देखने वाले लोगों को आप आज क्या कहेंगे? नाविका जी, देखिए, मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि राम को हम लोगों ने आस्था के साथ ही नहीं जोड़ा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी आस्था के प्रतीक तो हैं ही। भारत के प्रत्येक नागरिक ने राम को अपनी रोटी के साथ भी जोड़ा है। राम हमारे लिए आराध्य भी हैं, लेकिन साथ साथ हमारी आजीविका के आधार भी हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि हम अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मैंने कहा ना कि 70 वर्ष लगे। 70 वर्षों में कौन लोग थे जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर राज कर रहे थे? और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कुल 47,000 इन 70 वर्षों में हुई थी, और पिछले 4 वर्ष के दौरान हम इसको बढ़ा करके 95,000 तक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नहीं, यानी केवल व्यवसाय की सुगमता के लिए ही कार्य नहीं किया है, हमने तो ईज ऑफ लिविंग पर भी ध्यान दिया है। ईज ऑफ लिविंग ठीक होगा तो स्वाभाविक रूप से वह प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि करेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मदद करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को उत्तर प्रदेश ने मजबूती के साथ धरातल पर उतारा है, और उसके परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं। ये तो हर व्यक्ति देख सकता है कि बिजनेस रिफॉर्म प्लान जो भारत सरकार था उसमें उत्तर प्रदेश ने जो छलांग लगाई है, ये कोई सामान्य छलांग नहीं है कि 15-16 में 14वें नंबर पर हम थे, आज दूसरे नंबर पर हैं। इधर जो रिफॉर्म नए हो रहे हैं, इस रिफॉर्म के भी और अच्छे बेहतर परिणाम सामने आएंगे। निजी निवेश जो प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से निजी निवेश हुआ है, बेहतर कानून व्यवस्था के कारण जो प्रदेश के अंदर निवेश हुआ है, इस निवेश के कारण 35 लाख नौजवानों को नौकरी मिली है। योगी आदित्यनाथ जी, राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश को बदतर प्रदेश बना दिया है? ये उन्होंने अभी हाल ही में ऐसा कहा है। राहुल गांधी को आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी अपनी बुद्धि से तो कुछ कहते हैं नहीं। उधार की बुद्धि जो है विवेक नहीं देती है। और दूसरा एक बात हमें ध्यान में रखना होगा कि नकल अकल नहीं दे सकती है। तो राहुल जी पे ये बहुत अच्छी लगती है, और जिनके बारे में हमारे स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी ने एक बात कही थी, मैन विदाउट ब्रेन। तो ये राहुल जी तो कहाँ पे क्या बात कहते हैं। उत्तर प्रदेश, इस समय तो उन्होंने उत्तर प्रदेश से एक प्रकार से अपना रिश्ता ही बंद कर दिया है, क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश के बारे में वो बहुत भली बुरी बातें बाहर करते हैं, बाहर की मंचों में करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में जब उनका कोई रिश्ता नहीं, उत्तर प्रदेश में इस समय उन्होंने आना जाना बंद कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति की जानकारी भी उनको नहीं होगी। आपने कहा राहुल गांधी नकल करते हैं, कहाँ से नकल करते हैं? अब ये तो भाई उनके जो है, उनको पढ़ाने वाले जो लोग हैं, जो उन्हें भारत के बाहर, जब भी भारत पे कोई आपदा आती है तो उनको उस समय भारत की जनता नज़र नहीं आती है, तब उनको इटली में नानी याद आती है। उत्तर भारत में रहेंगे तो दक्षिण भारत की निंदा करेंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। जब प्रवृत्ति ऐसी होती है तो व्यक्ति की विश्वसनीयता संकट में होती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के सौभाग्य से राहुल गांधी जी इस
एक इस प्रकार के एक नमूने बन चुके हैं कि जो स्वयं कांग्रेस के पतन का कारण बन रहे हैं। योगी जी, आपने कहा उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी का नाता कुछ टूटता जा रहा है। जब से अमेठी में उनकी हार हुई है वो वायनाड चले गए हैं केरला में। केरला में हमेशा ऐसे देखा जाता था, वहाँ इन दिनों चुनाव चल रहे हैं, हमेशा ऐसे रुझान आते थे, ओपिनियन पोल आते थे जिसमें हमेशा यही देखने को मिलता था कि 5 साल का अगर कार्यकाल मिलता है लेफ्ट पार्टीज को तो अगला कार्यकाल यूडीएफ को, कांग्रेस पार्टी को। लेकिन इस बार सारे ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि लेफ्ट पार्टीज और पिनरी विजयन शायद दोबारा केरला में सरकार बनाएगी। राहुल गांधी के वायनाड केरला में जाने के बावजूद केरला में कांग्रेस की पॉपुलैरिटी कुछ बढ़ी नहीं, इसका कोई आप विशेष कारण समझते हैं? देखिए, पहला तो चुनाव किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी लड़ने का अधिकार है, वो अपना लड़ सकता है। और मुझे लगता है कि राहुल जी को भी उन्होंने अमेठी में जब उनका कोई संवाद नहीं था तो अमेठी की जनता ने उन्हें ठुकराया, केरल की जनता ने, वायनाड की जनता ने उन्हें वहां से समर्थन देकर संसद में भेजा। लेकिन ये कांग्रेस, केरल की कांग्रेस को सोचना चाहिए कि राहुल जी उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं या क्या साबित हो रहे हैं। उनके आने से ही कांग्रेस का पतन वहां भी शुरू हो चुका है। यानी जो कुछ बचा कुचा था दक्षिण भारत में, वहां पर भी किस स्थिति में कांग्रेस जा रही है, ये कांग्रेस की चिंता का विषय होना चाहिए, हमारी चिंता का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है और अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ जी, आप स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के और बंगाल में इस वक्त चुनाव है और बंगाल में आपने कहा है परिवर्तन शुरू हो चुका है क्योंकि ममता जी आजकल मंदिर जाने लगी हैं, चंडी पाठ करने लगी हैं, दुर्गा पाठ करने लगी हैं। आप क्या समझते हैं, ये परिवर्तन यहीं तक सीमित रहेगा या ये असल परिवर्तन होगा? देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी वैचारिक विजय है। वैचारिक विजय इस बात को लेकर के कि जो लोग पहले मंदिर जाना, पूजा करना, किसी हिंदू पर्व और त्यौहार को मनाने को सांप्रदायिकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते थे, आज वे लोग बहुत गौरव के साथ, इलेक्शन के बहाने ही सही, लेकिन आज वे मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए हैं। तो ये हम इसको अपनी वैचारिक विजय मानते हैं। और जब वैचारिक विजय एक बार होती है तो वह वास्तविक विजय की ओर भी लेकर के जाती है। बंगाल के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं देख सकता हूं वहां पर वहां का यूथ हो, वहाँ की बहन बेटियां हों, वहाँ का बिजनेसमैन हो, वहाँ का किसान हो, हर एक तबका परिवर्तन चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप बंगाल के विकास को आगे बढ़ाने का पक्षधर है और बंगाल में बीजेपी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। योगी जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये आप कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है, आप हमारे सबके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन आप बंगाल में जाते हैं तो कहते हैं दीदी सरस्वती पाठ में गलती करती है लेकिन कलमा ठीक से पढ़ती है। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे सवाल कि हर इलेक्शन में क्या पोलराइजेशन ज़रूरी है, सांप्रदायिकता ज़रूरी है? हम सिर्फ भारत जैसे देश में डेवलपमेंट और विकास के मुद्दे पर इलेक्शंस क्यों नहीं लड़ते? देखिए, डेवलपमेंट तो हमारा आधार है ही। हम डेवलपमेंट के इशू को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब विपक्ष उस प्रकार की स्थिति पैदा करता है और उस प्रकार के मुद्दों को हवा देने का कार्य करता है तो स्वाभाविक रूप से लोग इसके बारे में पूछते भी हैं और उनकी इस बारे में एक अभिलाषा भी होती है कि वास्तव में हमारी इसके बारे में राय क्या है,
हम लोग जनता के सामने इस बारे में बताते हैं कि भाई वास्तविकता क्या थी पहले और आज क्या है। तो मैंने तो आपको पहले बताया ना कि ये हमारी वैचारिक विषय का एक आधार है। हम लोग कभी नहीं बोले कि हम मंदिर जाने में हमें संकोच है, हमने कभी नहीं कहा कि हमें दुर्गा पूजा करने में संकोच है या कावड़ यात्रा निकालने में संकोच है, हमने कभी नहीं कहा कि हम राम मंदिर के मुद्दे से नहीं जुड़े रहे हैं। हम हमेशा इस अभियान के साथ थे, पहले दिन थे तो आज भी हैं। हमें जो कार्य करना है वह खुल के काम करेंगे, बोलेंगे कि भाई हमें भारत की आस्था का सम्मान करना है और हर व्यक्ति को अपनी आस्था को अपने अनुसार ले जाने का पूरा अधिकार है। लेकिन केवल हम इलेक्शन के दौरान इसको एक मुद्दा बनाने का प्रयास करें और उस दौरान फिर जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करें, यह बुरी स्थिति है, यह नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने इसीलिए इस बात को कहा। याद करिए 2018 में बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे वहां की टीएमसी की सरकार ने रोक लगा दी थी और उस समय एक साथ मोहर्रम और दुर्गा पूजा का आयोजन एक साथ आ गया था। उत्तर प्रदेश में यह चीज उत्तर प्रदेश में भी बराबर लागू हुई थी। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था लागू की। हमने कहा भी देखो दुर्गा जी की पूजा भी होगी, आप मोहर्रम का जुलूस भी निकालिए। दुर्गा जी की पूजा का समय अगर 6 बजे है, हम उसको 6:30 बजे कर देते हैं और मोहर्रम का समय अगर 5 बजे का है, आप उसको 4 बजे कर दीजिए, 4:30 बजे कर दीजिए। क्योंकि दोनों पक्षों को हम जुलूस को रोकेंगे भी नहीं, लेकिन दुर्गा पूजा में भी व्यवधान न पैदा हो यह सुनिश्चित किया जाए। और दोनों पक्षों को बिठा करके हम लोगों ने एक माहौल बनाया। दूसरा, हमने इस बारे में कहा कि बाध्यकारी होगा दोनों पक्षों को शासन के द्वारा दी गई व्यवस्था का पालन करना। वेस्ट बंगाल ने नई व्यवस्था बनाई, हमारे यहां मोहर्रम का आयोजन भी हुआ, लेकिन दुर्गा पूजा भी पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। बंगाल ने रोक लगा दी थी कि दुर्गा पूजा नहीं होंगे, क्योंकि इस समय मुहर्रम के जुलूस का समय होता है। बाद में हाई कोर्ट को आदेश करना पड़ा कि अगर उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू हो सकती है तो वहां क्यों नहीं हो सकती। उस समय वेस्ट बंगाल के प्रशासन ने हम लोगों से गाइडलाइन मांगी कि आखिर आप कैसे इस आयोजन को कर रहे हैं। हमने कहा इसमें कोई बात ही नहीं भी, आप तो दोनों पक्षों का सम्मान करिए। सरकार की दृष्टि से हमारे लिए दोनों पक्ष समान हैं, हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर वहां पे हमें सख्ती दिखानी पड़ेगी उन लोगों के साथ। लेकिन जब सरकार वोट बैंक के लिए झुकती है अराजक तत्वों के सामने, गुंडा तत्वों के सामने, तभी कानून के लिए संकट खड़ा होता है। और यह स्थिति वहां पे अतीत में रही है। आखिर दुर्गा पूजा में भी, सरस्वती पूजा में भी वहां की सरकार बैन कर चुकी थी, इसलिए ये मुद्दे उठे हैं और उठने चाहिए। योगी जी, इसी मुद्दे पर अगर मैं कहूं तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने, पिनरी विजयन ने अभी हाल ही में नन्स को जो झांसी के स्टेशन पर उतारा गया, उनकी ऊपर एक तरह से सस्पेशन थी कि वो कन्वर्जन कर रहे हैं। इस वाक़े को पॉलिटिकली बहुत उठाया गया है, लेफ्ट पार्टीज द्वारा भी और प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा भी, और गृह मंत्री ने इस पर विश्वास भी दिया कि कड़ी कार्रवाई होगी। ये मुद्दा आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होने के नाते? देखिए, ये शासन के संज्ञान में जैसे ये बात आई थी, हम लोगों ने तत्काल रेलवे से इसकी रिपोर्ट ली थी। ये झांसी रेलवे स्टेशन का मामला था और फिर इस मामले में एक उच्च स्तरीय समिति बना करके जो भी इसके लिए दोषी था उसके लिए कार्रवाई करने के लिए कहा था। शक के आधार पर आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, आपके पास जब तक कोई ठोस आधार नहीं होगा। और इसीलिए इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए, देखिए 4 नन थीं, उसमें 2 लोग अपने परंपरागत परिधान में थीं, 2 लोग सामान्य उसमें थी। तो उसी के आधार पर एक व्यक्ति ने शिकायत की थी, तो आरपीएफ ने उन्हें ले जाकर के वहाँ पे रेलवे स्टेशन के थाने में, रेलवे स्टेशन का जो जीआरपी का थाना होता है वहाँ पे ले जाकर पूछताछ शुरू की थी। लेकिन जैसे ही ये शासन के संज्ञान में आया, तत्काल आईजी रेलवे ने इसका संज्ञान लेकर के उनको कहा कि नहीं भाई, इस प्रकार के आप नहीं कर सकते हैं और आप इसको तत्काल वो करिए। तो वह आने के साथ ही, लेकिन उसके बाद भी शासन के संज्ञान में जैसे बात आई थी, शासन ने तत्काल इस बारे में एक कमेटी बना करके इसकी पूरी इंक्वायरी कर रही है कि कौन लोग थे कि जो इस प्रकार से इस प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। और मुझे लगता है कि किसी को भी अव्यवस्था और अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती है, वो कोई भी हो। हम लोग अव्यवस्था, कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे।
योगी जी, महाराष्ट्र में अभी एक वाकया हुआ है और इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ने आरोप लगाया है गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख पर कि उन्होंने टारगेट दिया था पुलिस के एक डिपार्टमेंट को कि 100 करोड़ कम से कम उन्हें जनरेट करना चाहिए रेवेन्यू के दौरान। ये मामला पॉलिटिकल ज़्यादा और लीगल कम होता चला जा रहा है क्योंकि अभी तक इसकी कोर्ट ने संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कार्रवाई किसी राजनेता पर तो हुई नहीं, लेकिन बहरहाल कार्रवाई उन अफसरों पर होने लग गई है जिन्होंने ये सारी वाक़ये को उजागर किया था और एक्सटॉर्शन का एक रैकेट अलेजिडली बताया था जो महाराष्ट्र में राजनेताओं के द्वारा वहाँ चलाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस पूरे अलायंस पार्टनरशिप में एनसीपी शिवसेना का तो जो रोल है सो है, पर एक टेल एंडर कांग्रेस पार्टी का भी रोल है, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी बिना मूल्यों, बिना सिद्धांतों और बिना आदर्शों का कोई गठबंधन बनता है, उसका यही हर्ष होता है। देखिए, राजनीति मूल्यों और सिद्धांतों की होती है, आदर्शों की होती है। केवल सत्ता प्राप्त करना भर मात्र नहीं होता है उद्देश्य। दुर्भाग्य है, महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी इन लोगों में कोई सैद्धांतिक रूप से कोई साम्यता नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर इस प्रकार के भ्रष्ट तत्व तो पनपेंगे ही पनपेंगे, जहां पे इन प्रकार ने सत्ता प्राप्त करना ही उद्देश्य हो जाए, तो उसके बाद तो फिर सत्ता का दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए करने में उनको संकोच कैसा? क्योंकि उनके सामने कोई पवित्र उद्देश्य तो कोई है ही नहीं। और जो चीजें महाराष्ट्र के अंदर से सुनने को मिली हैं वो तो बहुत, यानी मुझे लगता है कि बहुत धक्का देने वाली स्थिति है, बहुत शॉकिंग है। किस प्रकार की स्थिति है? आप एक देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के सामने किस प्रकार की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, कैसे एक घटनाएं एक एक कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और सत्ता की संलिप्तता किस रूप में उसके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है और उच्च स्तरीय जांच इस प्रकार के मामलों की हो भी रही है और होनी भी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए। अन्यथा पूरी राजनीतिक बिरादरी विश्वसनीयता के संकट से गुजरेगी और जो कुछ निहित स्वार्थी तत्व इस प्रकार के, यानी राजनीति में आकर के पूरी राजनीतिक बिरादरी को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं ना, उन्हें एक्सपोज किया जाना चाहिए। लेकिन सत्ता के लिए तो कहा जाता है बीजेपी भी समझौता कर लेती है करप्शन से, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के कई ऐसे नेता भाजपा में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं जिन पर आरोप लगे थे। तो क्या करप्शन अब इस देश में मुद्दा ही नहीं रहा जो 2014 में सबसे बड़ा मुद्दा था? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, वो अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों के आधार पर कार्य कर रहा है और आज भी वह तनिक भी अपने मूल्यों और आदर्शों से भटका नहीं है। हमारे लिए सत्ता प्राप्त करना एक साधन है, ये साध्य नहीं है, इस सेवा का एक साधन है और हम लोग उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिस पे गंभीर आरोप हैं वह सत्ता का केंद्र बिंदु बीजेपी में खास तौर पर नहीं बना है और बीजेपी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात का ध्यान हमेशा रखता है। आपके ही कॉलीग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं और पोशाक को सीधी तरह संस्कार से जोड़ते हैं और कहते हैं कि रिप्ड जीन्स अगर कोई पहनता है तो उनके संस्कारों पर संदेह होता है। आप इसको कैसे लेते हैं? नाविका जी, आप याद करिए, जब मुझे 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था
तब बहुत सारे इस देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ऐसे भी थे जो मेरी पोशाक को देख करके हंसते थे, और तब मेरी कार्य पद्धति पर और मेरी योग्यता पर भी प्रश्न खड़ा करते थे। तो स्वाभाविक रूप से ये दोहरा वो नहीं हो सकता है कि आप लोग जो हैं इस देश के उन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल को पूरा अधिकार है हर एक व्यक्ति पर बोलने का। मुझे लगता है वो व्यक्ति की अपनी सोच है, अपनी एक उसका अपना शौक भी है, पहनने का भी और बोलने का भी। हर एक व्यक्ति के लिए एक लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा का पालन सबको करना चाहिए, और सभी लोग करेंगे तो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो पाएगा। The News Hour at 9.